विषय है विलयन। विधि है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। परिभाषा के अनुसार धारा 29 के मुताबिक साझेदारी का विलयन का अर्थ है साझेदारों के बीच चल रहे साझेदारी व्यवसाय का पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना। जब साझेदारी फर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और उसके सभी व्यापारिक संबंधों को खत्म कर दिया जाता है तो उसे विलयन कहा जाता है। प्रकार इस तरह से हैं। पहला, सभी साझेदारों के बीच साझेदारी का विलयन, इसमें पूरी फर्म समाप्त हो जाती है। दूसरा, किसी साझेदार के अलग होने से साझेदारी का विलयन, इसमें केवल साझेदारी संबंध समाप्त होते हैं लेकिन फर्म बनी रह सकती है। विलयन के कारण कुछ इस प्रकार हैं। पहला, सहमति से, धारा 40, यदि सभी साझेदार आपसी सहमति से फर्म को समाप्त करना चाहें। दूसरा, पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार, धारा 43 जैसे फर्म का उद्देश्य पूरा हो जाना या समय की अवधि समाप्त हो जाना। तीसरा, किसी साझेदार की मृत्यु, धारा 42, यदि साझेदारी में कुछ और न कहा गया हो तो मृत्यु पर फर्म स्वतः समाप्त हो जाती है। चौथा, दिवालियापन, धारा 42, साझेदार के दिवालिया हो जाने पर फर्म समाप्त हो सकती है। पांचवा, पागलपन, यदि कोई साझेदार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाए तो अन्य साझेदार न्यायालय से विलयन मांग सकते हैं। छठा, न्यायालय के आदेश से, धारा 44, जब साझेदार अक्षम हो, लगातार नुकसान हो रहा हो या साझेदारी चलाना असंभव हो गया हो। महत्वपूर्ण केस लॉ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कॉक्स बनाम हिकमैन 1860 का केस, जिसमें फर्म की समाप्ति और साझेदार के संबंध समाप्त होने के बीच का अंतर बहुत ही स्पष्ट किया गया था। फिर आता है गार्नर बनाम मरे 1804 का केस, जिसमें विलयन के बाद साझेदारों के बीच देनदारी और संपत्ति का विभाजन कैसे होगा, इसे अच्छे से समझाया गया। अब बात करते हैं प्रमुख धाराओं की। धारा 29 फर्म का विलयन, धारा 40 सहमति से विलयन, धारा 41 गैर कानूनी व्यवसाय से फर्म का विलयन, धारा 42 कुछ घटनाओं से स्वतः विलयन, धारा 43 साझेदार की नोटिस द्वारा और धारा 44 न्यायालय के आदेश से विलयन। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए राम, श्याम और घनश्याम मिलकर कपड़े की दुकान चलाते हैं। अचानक श्याम दिवालिया हो जाता है। अगर फर्म के अनुबंध में ऐसी स्थिति के लिए कुछ नहीं लिखा है तो यह फर्म स्वतः समाप्त मानी जाएगी। इसे ही फर्म का विलयन कहा जाएगा। विद्वानों के विचार, पॉलक और मुला के अनुसार विलयन साझेदारी संबंधों का एक स्वाभाविक अंत है जब उद्देश्य पूर्ण हो जाए या पार्टियों की मंशा समाप्त हो जाए। वहीं लिंडली ने साझेदारी के बारे में कहा है, फर्म का विलयन केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि वित्तीय और सामाजिक जिम्मेदारियों से मुक्ति का एक साधन भी है। संशोधित व्याख्या, साल 2023 में आए कुछ न्यायिक निर्णयों ने यह बात स्पष्ट की कि अगर साझेदारों के बीच गंभीर मतभेद या धोखाधड़ी हो तो अदालत बिना किसी फर्म एग्रीमेंट के भी फर्म को समाप्त कर सकती है। निष्कर्ष, विलयन का अर्थ केवल साझेदारी को समाप्त करना नहीं है बल्कि यह एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें साझेदारों की देनदारियां, संपत्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व तय होते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, राम, श्याम और घनश्याम साझेदार हैं। घनश्याम की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है और वह व्यापार नहीं चला पाता। क्या फर्म का विलयन संभव है? इसका उत्तर है हाँ। धारा 44 के अनुसार यदि कोई साझेदार मानसिक रूप से अक्षम हो जाता है और फर्म को आगे चलाना असंभव हो जाए तो अन्य साझेदार न्यायालय से फर्म के विलयन की मांग कर सकते हैं। केस लॉ, मोल्सन बनाम ग्रीन। अगला प्रश्न, रवि, मोहन और सुरेश की फर्म 5 वर्षों के लिए गठित हुई थी। 5 वर्ष पूरे होने पर फर्म का व्यापार चलता रहा। अब एक साझेदार इसका विलयन चाहता है।
तो वह क्या कर सकता है? उत्तर है, यदि तय अवधि समाप्त हो गई और साझेदारी आगे भी चलती रही तो वह फर्म अब एट विल मानी जाएगी। साझेदार धारा 43 के अंतर्गत नोटिस देकर फर्म को समाप्त कर सकता है। तीसरा प्रश्न, 3 साझेदारों में एक की मृत्यु हो जाती है, क्या फर्म स्वतः समाप्त हो जाएगी? उत्तर है, धारा 42 उपखंड सी के अनुसार जब तक फर्म के अनुबंध में कुछ और प्रावधान न हो, किसी साझेदार की मृत्यु पर फर्म स्वतः समाप्त हो जाएगी। केस लॉ CIT बनाम सुखलाल शेमल 1965। प्रश्न 4 है, साझेदारी फर्म अवैध व्यापार करने लगती है, क्या यह फर्म चल सकती है? उत्तर है, धारा 41 के अनुसार यदि फर्म का व्यवसाय अवैध हो जाए तो उसका विलयन अनिवार्य हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर शराब बेचने की अनुमति समाप्त हो जाए और फिर भी फर्म बेचे तो यह अवैध माना जाएगा। अब प्रश्न 5, किसी साझेदार ने धोखाधड़ी से अपने हिस्से का सारा लाभ छिपाया, ऐसे में अन्य साझेदार क्या कर सकते हैं? उत्तर है, धारा 44 उपखंड G के अनुसार यदि साझेदारी को ईमानदारी से न चलाया जाए तो अन्य साझेदार न्यायालय से विलयन की मांग कर सकते हैं। केस लॉ है कारमाइकल बनाम इवेंस। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 3 साझेदारों में से एक ने कंपनी के पैसों का निजी उपयोग किया और अन्य साझेदारों से छिपाया। अब क्या किया जा सकता है? उत्तर है, यह धोखाधड़ी है। धारा 44 उपखंड G के अनुसार अन्य साझेदार न्यायालय से फर्म का विलयन मांग सकते हैं। केस है ब्लिसेट बनाम डेनियल। तो रमेश और सुरेश की साझेदारी थी, लेकिन सुरेश की मृत्यु हो गई। अब सवाल यह है कि क्या रमेश अकेले व्यापार चला सकता है? उत्तर है, नहीं। जब तक अनुबंध में कुछ और न हो, धारा 42 उपखंड C के तहत फर्म का विलयन होगा। इस संदर्भ में केस है सुखलाल श्योमल बनाम CIT। मान लीजिए कि साझेदारों की फर्म 5 साल के लिए बनी थी। समय समाप्त होने पर किसी ने कुछ नहीं कहा और व्यापार वैसे ही चलता रहा, तो क्या फर्म अब भी समयबद्ध मानी जाएगी? जवाब है नहीं। अब फर्म एट विल मानी जाएगी। साझेदार धारा 43 के अनुसार नोटिस देकर विलयन कर सकता है। यहां केस है नारायण दास बनाम जीतन राम। अगर एक साझेदार मानसिक रूप से बीमार हो गया है और कार्य करने में असमर्थ है, तो क्या फर्म का विलयन होगा? हाँ, अगर यह साबित हो जाए कि फर्म चलाना असंभव है, तो अन्य साझेदार धारा 44 उपखंड B के अंतर्गत अदालत से विलयन का आदेश प्राप्त कर सकते हैं। इस पर केस है मॉस बनाम एल्फिक। फर्म को चलाने में निरंतर घाटा हो रहा है, क्या साझेदार विलयन की मांग कर सकते हैं? हाँ, धारा 44 उपखंड C के अनुसार निरंतर नुकसान पर फर्म का न्यायालय द्वारा विलयन हो सकता है। केस सुरेश बाबू बनाम रविचंद्रन। 3 साझेदारों में से एक दिवालिया घोषित हो गया, क्या फर्म समाप्त होगी? हाँ, धारा 42 उपखंड D के अनुसार साझेदार के दिवालिया होने पर फर्म स्वतः समाप्त हो जाएगी, जब तक अन्यथा न हो। केस हरिलाल बनाम गणेश दास। फर्म का कार्य अवैध घोषित कर दिया गया, जैसे कि प्रतिबंधित दवा बेचना। क्या फर्म चलती रह सकती है? नहीं, धारा 41 के तहत व्यवसाय के अवैध होते ही फर्म का विलयन आवश्यक है। केस CIT बनाम कृष्णा एंड कंपनी। साझेदारी में तय था कि फर्म का उद्देश्य एक विशेष स्कूल बनाना है। स्कूल बनने के बाद साझेदारों में मतभेद हुआ, क्या फर्म का विलयन होगा? उत्तर हाँ, उद्देश्य पूर्ण होते ही धारा 42 उपखंड A के अंतर्गत फर्म स्वतः समाप्त मानी जाएगी। केस कुसुम बनाम कल्याण। साझेदारों में से एक ने बगैर बताए नया साझेदार बना लिया।
अन्य साझेदार विरोध करते हैं। क्या फर्म टूट सकती है? उत्तर: हाँ, यह धोखाधड़ी और विश्वास भंग है। न्यायालय धारा 44 उपखंड जी के अंतर्गत फर्म को समाप्त कर सकता है। केस कारमाइकल बनाम इवेंस। एक साझेदार ने कोर्ट को नोटिस दिया कि वह फर्म छोड़ना चाहता है और फर्म एट विल है। क्या फर्म समाप्त हो जाएगी? उत्तर: हाँ, धारा 43 के अनुसार जब साझेदार उचित नोटिस दे तो फर्म का विलयन हो सकता है। केस हिंदुस्तान स्टील बनाम श्री गणेश एंड कंपनी।